नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गर्मी में दुधारू पशुओं की करें विशेष देखभाल। लेजर लैंड लेवलर है किसानों के लिए उपयोगी कृषि यंत्र। और नेनुआ की खेती से सफल किसान बनी पटना जिले की किसान सुमित्रा देवी। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषि आधारित सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आवेदन से लेकर अनुदान तक की सारी व्यवस्था शामिल है। इस योजना को सफल करने के लिए हाल ही में कृषि विभाग द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कृषि विभाग द्वारा सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कृषि यांत्रिकीकरण अभी ऑफ मास जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से किसान को आवेदन से लेके उनको अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार अभी कृषि विभाग का कृषि MIS जो सॉफ्टवेयर है उसमें 21 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। हमारा जो अगला प्रधान सचिव महोदय का जो लक्ष्य है कृषि विभाग का कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को हर तरह की योजनाओं का लाभ उनको पहुँचाया जाए, चाहे वो अनुदान की राशि हो, चाहे वो किसी प्रकार की सेवाएं हैं। इसी कड़ी में 8 प्रमंडल पे प्रमंडलीय स्तर पर एक कंप्यूटर प्रयोगशाला का स्थापना किया गया है, जिसमें पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को 6 जिलों को इसमें जितने भी प्रसार कार्यकर्ता हैं जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सभी को धीरे धीरे फेज वाइज में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। खासकर दुधारू पशुओं को गर्मी में लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पशुपालक भाइयों को पशुओं के बचाव की तैयारी कर लेनी चाहिए। गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं को लू लगने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहाँ की गाय भैंस को और दूसरे पशुओं को भी लू लग जाती है और तुरंत अगर उसे राहत प्रदान नहीं किया गया या उसकी प्राथमिक चिकित्सा नहीं की गई तो कई बार पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पशु जो है सीधे जो है लू की हवाएं जो चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उसके संपर्क में नहीं आए। इसके लिए आप अपने गौशाले में जो भी अगर पहले से छप्पर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है या कहीं जगह खाली बना हुआ है जहाँ से हवा आ रही है बाहर से, तो उसे जो है आप बंद करा दें, ढक दें। और अगर हो सकता है तो अपने गौशाला के अंदर की तरफ से चारों तरफ टाट की बोरी जो है वो बिछा दें, ताकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उस टाट की बोरी को आप पानी से भिगा सकें और जिससे कि पशु को थोड़ी सी गर्मी से राहत प्राप्त हो सकेगी। लेजर लैंड लेवलर किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी कृषि यंत्र है। यह पानी की काफ़ी बचत करता है। इसके अलावा जमीन के चौड़ीकरण में यह बेहद उपयोगी है। इस यंत्र की मदद से फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी मूंग की खेती की हो, वे अपनी फसलों पर विशेष ध्यान दें। इन दिनों फसल में येलो बेन मोज़ैक नामक बीमारी लगने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे फसल खराब हो सकती है। इससे बचाव की जानकारी दे रहे हैं पौधा संरक्षण के तकनीकी अधिकारी सिद्धार्थ। अभी इसमें येलो बेन मोज़ैक रोग लगता है, जो वायरस की तरह वायरस होता है। वो उसमें जेसिड का कीड़ा निकलता है। उसके निदान के लिए किसान भाइयों
इमिडाक्लोरोपिड 70.8 SL का छिड़काव करने का सलाह दिया जाता है। पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और इसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से सफल किसान बन रही हैं और इन्हीं में एक हैं पटना ज़िले की सुमित्रा देवी, जिन्होंने 12 कट्ठे में नेनुआ की खेती की है और इसकी खेती से इन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। 12 कट्ठा में खेती करे हैं, 500 रुपये लगी थे प्रति खेती लगा है, 1000 रुपया आवे के। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज चलते हैं पटना के बाकरगंज मंडी और जानते हैं विभिन्न अनाजों के ताज़ा भाव। उसना चावल है 3000 का है, 3000 रुपये प्रति कुंटल। और परमल चावल है 3200 रुपया। और अरवा है, मंसूरी अरवा का दाम पड़ेगा आपको 2000 रुपये कुंटल। और अरवा है, सुपर अरवा का दाम है 2800 रुपया प्रति कुंटल। और सोनम अरवा है प्रति कुंटल 3200 रुपया। गेहूं का दाम है 1600 रुपये प्रति कुंटल और 1500 रुपये प्रति कुंटल। और MP गेहूं का दाम है 2800 रुपये प्रति कुंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ भैया, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रहा है। भौजी से डांट खाए हैं का? करोगी हल्ला तुम हैं? हाँ, अपन हारल मेहरे के मारल कोई केकरो से कहता है। लेकिन हम तो आपके अपन न है भैया, हमरा से कहिए ना क्या हुआ है बताइए ना। कितना बार भौजी डांटी है, मारी है। हम अपन आदमी है ना, हम केकरो से ना कहेंगे। बताइए ना, क्या हमरा से काल जा रहा है। तू ज्यादा बकर बकर मत कर। हम कोनो तोरा जैसन घर द्वार में लड़ते नहीं रहते हैं हम, समझी। अरे वो तो कहो कि हमारा मोटरसाइकिल खराब हो गया था, 2 किलोमीटर से अपना माथा पर सिलेंडर लाद करके वो पैदल चले आ रहे हैं। ओ 2 किलोमीटर। लेकिन एकरा में इतना परेशान होने के क्या बात है। आप तो बजरंग बली हैं, अब बजरंग बली तो पहाड़े उठा के ले आते थे और आप एक सिलेंडर ढोके लाने में आपका हालत खराब हो गया। इतना परेशानी की बात है। अरे परेशान नहीं है सुखिया, अरे हम थक गए हैं। अरे वो तो भला हो प्रधानमंत्री जी का, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई के लिए घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंच गया। हाँ। लेकिन जरा याद करो वो दिन, यहाँ पे तुमको खाना बनाने के लिए, ईंधन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हाँ, ये बात तो आप ठीक कहे भैया। बाप रे भैया, बरसात के मौसम में रसोई बनावेला हमरा ईंधन के जुगाड़ करते करते देखिए कि रोना आ जाता था, मिलवे नहीं करता था सूखल लकड़ी या सूखल गोईठा। हम तो आपे का एहसान मानते हैं भैया कि आप हमको प्रधानमंत्री योजना से रसोई गैस का कनेक्शन दिलवा दिया, सिलेंडर हमको मिल गया। लेकिन आज ले हमरा सिलेंडर नहीं ढोना पड़ा भैया। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, तो फिर हम एगो काम करते हैं, कौची? वो है कि हम पहुना से कह करके एक आध दिन तुमसे भी गैस का सिलेंडर ढोवाइए देते हैं माथा पर। माने आपका बस यही काम रह गया है? हाँ, झगड़ा झंझट करवाना, सिलेंडर ढोवाना, यही सब काम रह गया है। ये नहीं कि कोई बढ़िया बढ़िया जानकारी दिलवाइए, कुछ बताइए ताकि हमको जो रसोई गैस में जो खर्चा होता है वो बच जाए। ये सब नहीं जानकारी दिलवाना है। हाँ, उसके लिए हमारे पास एगो उपाय है सुखिया। हम सोच लिए हैं कि आज से हम वही उपाय का पालन करेंगे। हाय देखिए इनका सरपंच भैया के हैं, हम ऐसे ही कह दिए, झूठो मुट्ठो के मजाक कर दिए, ये सच्चों के जादू दिखा रहे हैं। हाँकने लगता है इतना ना ज्यादा ना, जादू का तो अब दिखाएंगे। अरे हाँक नहीं रहे हैं सुखिया, हमारे पास जो उपाय है उस उपाय का नाम है बायोगैस। बायोगैस? हाँ। ए भैया, हाँ, ये ऑक्सीजन गैस सुने थे, नाइट्रोजन गैस भी सुने हैं, अब तो रसोइयो गैस जानते हैं, बाकी बायोगैस का है। भैया
एक बारे में बताइए ना, ये बायोगैस से हम लोग का रसोई गैस के का संबंध है? हम सरपंच हैं कि स्कूल का मास्टर हैं कि हम तुम्हारे अंड संड सवाल का जवाब तो देते रहेंगे। देख सुखिया, वो कहा कि हम थके हुए हैं बहुत, हम जा रहे हैं आराम करने के लिए। हाँ, सरपंच हैं, बैठिए, जा रहे हैं। अब तो हमको और किसान भाई दोनों लोगों को हमको जानकारी चाहिए कि रसोई गैस से कैसे हम लोग बायोगैस का उपयोग करें ताकि हम लोगों का पैसा कुछ बचे। बताइए तो। अच्छा, इसके बारे में जानकारी दिलवाइए। ठीक है। जैविक खेती के बारे में सुनी हो? हाँ, सुने हैं। सुनी हो ना? हाँ। तो जैविक खेती के लिए कंपोस्ट बनाने के दौरान एक प्रकार का गैस निकलता है जो कि वो गैस हमेशा जलता रहता है। तुम चाहो तो गैस को एक जगह इकट्ठा भी कर सकती हो और उससे खाना भी बना सकती हो। वाह, ए भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात आप बोले। तो इसका हम लोग को जानकारी दिलवाएंगे कहीं से, किन्हीं से कोई हम लोग को इसके बारे में बताएंगे? हाँ सुखिया, जानकारी तो मिल सकता है, लेकिन सब विषय का अलग अलग विशेषज्ञ होता है। हमारे पास में सब चीज़ का जानकारी नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रही होगी जैसे हम सब विषय पर MA BA कर करके बैठे हुए हैं यहाँ। अरे उसके लिए हम लोग को चलना होगा डॉक्टर अशोक सिन्हा जी के पास में, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं रासायन कंपोस्ट और बायोगैस विभाग के। समझी? वाह, तो चलिए किसान भाइयों, आप लोग भी आज हम लोग जानकारी लेते हैं कि जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस के महत्व के बारे में। अब ये चलोगी? हाँ भैया, और का अब देर कुछ करना है। तो चलो, चलिए किसान भाई लोग, आप लोग भी चलिए। चलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हमारा नाम बिरजू सिंह है और हम यही पास के गांव के सरपंच हैं। और सर, ये हमारे गांव की सुखिया बहन है। नमस्कार सर। बड़ी ही जागरूक महिला है। और सुखिया बहन, आज हम आपको जिनसे मिलाने के लिए लेकर के आए हैं डॉक्टर अशोक प्रसाद जी। तो अशोक प्रसाद जी आज हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर हैं। सर जी, आपको एक बार फिर से नमस्कार। साथ ही साथ हमारे कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा यानी बिरजू सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और सुखिया बहन का भी नमस्कार। हाँ, तो सुखिया बहन, आज का सब्जेक्ट क्या है ये पहले बताओ। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस का महत्व। तो सर जी, सबसे पहले ये बताइए कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल है। जैविक की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत साल पहले जब प्रथम हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था, उस समय भारत के कुछ राज्यों द्वारा इसका बहुत लाभ लिया गया और उत्पादकता और उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई हमारे फूड ग्रेन्स जो अनाज है उसमें। और उस समय ये मांग था, उस समय हमारा उत्पादन उतना नहीं होता था। इसके लिए प्रथम हरित क्रांति में जिस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया, रासायनिक खाद का बहुत उपयोग किया गया, पेस्टिसाइड जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उसका काफ़ी यूज़ किया गया, जिसके कारण जो राज्य इसका बहुत ज़्यादा लाभ उससे उठाए थे उनमें उनके ज़मीन में मिट्टी की संरचना में काफ़ी खराबी आ गई और वो बिगड़ने लगे। और उसके बाद अब आज के तिथि में जब उसमें ज़्यादा खाद दिया जाता है, रासायनिक खाद भी, तो भी उसके उत्पादन और उत्पादकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जबकि द्वितीय हरित क्रांति जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू की गई है पिछले 3-4 सालों में, तो उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में यह देखा जा रहा है कि यहाँ उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो हम प्रथम हरित क्रांति में जो उत्पादकता बढ़ाए थे जिस मूल्य पर, जिसमें हमने मिट्टी की अक्षुण्णता को खो दिया था, उसको बरकरार रखें इस द्वितीय हरित क्रांति में, हमारा मिट्टी भी खराब नहीं हो और लंबे समय तक हम खेती कर सकें अपने खेतों में। उसके लिए जैविक का उपयोग बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हम यदि खेत से ज़्यादा उत्पादन लेंगे तो उसमें ज़्यादा अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब तक मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगी तो हम ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं? तो हम केवल रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड जो कीटनाशी है उसको हम उपयोग करते रहेंगे तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ से आएगा? उसके लिए हमको जैविक खाद का उपयोग करना ही होगा ताकि हम मिट्टी की संरचना को साल दर साल तक आगे तक ले जा सकें, जनरेशन टू जनरेशन तक आगे बढ़ा सकें। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने मिट्टी में जैविक खाद का
प्रयोग करें और अपनी उत्पादकता को अक्षुण्ण बनाए रखें। बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला और भी आगे जारी रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, तो आइए लेते एक छोटा सा अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अंतराल के बाद फिर से हम अपने सारे किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और हम आप सभी को लेकर के चलते हैं अपने आज के विशेषज्ञ के पास में। हाँ, तो सुखिया बहन। हाँ भैया। और कोई सवाल आपके मन में? हाँ है ना, पूछिए। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का प्रचलन बढ़ा है, ये क्या है सर? बायोगैस क्या है और इसका जैविक खेती से क्या संबंध है? सुखिया जी, आपने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बायोगैस है, बायोगैस का प्रचलन बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो ग्रामीण परिवेश में अभी तक गोईठा से या जलावन से खाना बनाने की जो परंपरा थी, उसको अब हटाना चाहते हैं और वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छी योजना है जो बायोगैस के रूप में वो खाना बनाने के भी काम में ला सकते हैं और लाइट भी जला सकते हैं। घर में बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली की तरह लाइट की भी व्यवस्था वो उसमें हो जाता है और उसके साथ साथ खाद भी बन जाता है, जो कि खाद हम कंपोस्ट के रूप में जिसको हम खेतों में डालते हैं। ये बायोगैस गोबर का जो फर्मेंटेशन जो होता है, इससे जो गैस निकलता है उसी को पाइप के द्वारा चूल्हे तक ले जाया जाता है और गृहिणी जो हैं उस चूल्हे से खाना बना सकती हैं। ये जिन किसान भाई के पास 2 या इससे ज़्यादा मवेशी है वो अपने यहाँ गोबर गैस प्लांट लगवा सकते हैं। गोबर गैस प्लांट कई तरह के होते हैं। एक तो दीनबंधु मॉडल है जो कि बिल्कुल ईंटे का बना होता है और पैक चैम्बर एक बना रहता है और उसमें एक साइड से गोबर डाला जाता है और दूसरे साइड से वो गोबर जो गैस देने के बाद जो गोबर बचता है वो निकलता है दूसरे साइड से। और इसी तरह एक प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल का जो कि प्लास्टिक का बना होता है, जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, उसको केवल जा कर के अपने घर के पास जहाँ पर जगह हो उसको रखने का, वहाँ रख देते हैं और उससे एक पाइप रहता है जिससे कि जहाँ गोबर
डालना है वो एक चबूतरा जैसा छोटा सा बना देते हैं, और दूसरे साइड जो निकास का है उनका, वो निकास के लिए पाइप रहता है जहाँ पर कि गोबर निकल करके वो जमा होता है, जिससे हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इसका जैविक खाद से क्या संबंध है, इसमें जो गोबर गैस प्लांट से जो वेस्टेज गोबर जो निकल रहा है गैस बनाने के बाद, जो दूसरी तरफ हमारा गोबर निकल रहा है, इसको यदि पाइप के सहारे हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो बनाए हैं, एक पक्का वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो 3-4 हम बनाते हैं गांव में, उसमें अगर कनेक्ट कर देते हैं तो डेली अपने आप जो गोबर डाला जाता है एक तरफ से, दूसरे तरफ से निकलता है, वो सीधा पिट में जा रहा है, और उसको जब हो जाता है, भर जाता है, और उसमें हम कूड़ा कचरा भी डाल सकते हैं, जो पत्ते वगैरह इधर उधर हैं या सड़े हुए, हाँ सब्जी फ्रूट का जो कटा हुआ चीज़ है वो सब उसमें डाल दे सकते हैं। छोटे छोटे टहनी भी उसमें वो डाल सकते हैं, जो हरे पौधे हैं उसका, तो उसमें डाल करके छोड़ देते हैं। फिर दूसरे पीठ में इसका पाइप को लगा देते हैं। तब तक पहला पीठ जो है वो गोबर थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब उसमें वर्मी कंपोस्ट वर्मी हम डाल देते हैं, तो वो तुरंत वर्मी कंपोस्ट बना देता है। जिस तरह से नॉर्मल हम गोबर डाल करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, ये गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है वेस्टेज, इसमें जो वर्मी हम डालते हैं तो ये और जल्दी बनाता है और बढ़िया बनाता है वर्मी कंपोस्ट। उसके मुकाबले में ये अच्छा और ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, जिसको कि हम खेतों में डाल कर करके इसका उर्वरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसका संबंध जैविक खेती से हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। एक बात है सर, हमारे मन में बायोगैस बनाने के लिए कितने सारे जानवरों की आवश्यकता पड़ सकती है? ज़्यादा नहीं। अभी जो इसमें जो साइज आता है 2 घन फीट का, एक कहते हैं कि 2 घन फीट का बायोगैस यूनिट है, या 3 घन फीट का, या 4 घन फीट का, तो इस तरह घन फीट उसका होता है। तो 2 घन फीट का जो है गोबर गैस या बायोगैस प्लांट, उसके लिए 2 मवेशी या उससे ज़्यादा, उसी तरह 4 मवेशी अगर हो गया तो 3 घन फीट का भी बैठा सकते हैं, और उससे ज़्यादा मवेशी है तो 4 घन फीट का भी बैठा सकते हैं। तो उसके अनुसार से साइज मिनिमम 2 घन फीट का आपको बैठाना है। सर, तो हम लोग 2 घन फीट का अगर हम बायोगैस प्लांट बैठा लिए तो क्या उससे सर हम लोग रसोई गैस के रूप में हम लोग के खाना पीना बनाने के लिए प्रयुक्त है उतना? उससे बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार के लिए 2 घन फीट का यदि आप गोबर गैस का प्लांट लगवा लेते हैं तो उससे एक परिवार का सुबह शाम का खाना और एक बत्ती आप पूरे समय तक जला सकते। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से अंतराल का, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अंतराल के बाद फिर से हम अपने सारे किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और हम आप सभी को लेकर के चलते हैं अपने आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जी के पास में। सर, चलते चलते एक सवाल और मन में है सर, कि जैविक और बायोगैस के लिए सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को, किसान भाइयों को, कोई सहायता प्रदान की जा रही है? और सर, अगर हम लोग इसके लिए संपर्क करना चाहें तो कहाँ पर संपर्क करेंगे सर? जैविक खेती के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओं में अनुदान मुहैया कराती है। जैसे पहले मैंने बताया कि हरी खाद में किसानों को
ढैंचा 90% अनुदान पर, मूंग 80% अनुदान पर वितरण किया जाता है। उसी तरह पीट बनाने में, वर्मी कंपोस्ट पक्का पीट बनाने में 3000 रुपये प्रति पीट का अनुदान देती है। उसी तरह वर्मी कंपोस्ट वितरण में भी 3 रुपये प्रति किलो का अनुदान देती है। और भी जैसे जो किसान भाई या कोई उद्यमी अगर इसको कॉमर्शियल बेसिस पर, व्यावसायिक रूप से अगर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार काफ़ी अनुदान देती है। 20 लाख रुपए तक का अनुदान देती है, 3000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष अगर उत्पादकता रखते हैं तो इस तरह से कई योजनाओं में सरकार के द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं और जिला कृषि पदाधिकारी से भी यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि किस चीज़ का लाभ हमको कैसे लेना है। बड़ी अच्छी जानकारी मिली। सुखिया बहन, तुम्हारे भेजे में कुछ घुसा? हाँ, अब हम जा रहे हैं। अब हमारा घर में तो 2 मवेशी है ही है, हम बायोगैस प्लांट लगाएंगे। तुम तो बस मौके की ताक पे लगी रहती हो, ताकि मौका मिले तुम चौका मार दो। सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और बहुमूल्य जानकारी दी। आप हमारे कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों के बीच में आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।